हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। आज हम क्लास 12th व्यवसाय अध्ययन यानी कि आपके बिजनेस स्टडीज के पार्ट 6 यानी कि नियुक्तिकरण को क्या करेंगे, समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। नियुक्तिकरण इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे किसी को नियुक्त करने की बात की जा रही है। नियुक्त करने का मतलब क्या होता है? किसी को हायर करना, किसी को चुनना, किसी को अपने यहाँ पे भर्ती देना ही होता है नियुक्तिकरण। जब आपके पास 1 से 10 कैंडिडेट होंगे, आपके पास 1 से 10 लोग होंगे जिसमें से आपको सबसे अच्छे, सबसे काबिलियत वाले किसको, कैंडिडेट को या किसी भर्ती वाले इंसान को जिसको उस नौकरी की या किसी काम की जरूरत है, उसको आप उनमें से क्या करेंगे, चयन करेंगे उसका या उसको चुनेंगे। उसी को कहते हैं हम नियुक्तिकरण और उसी को ही हम बोलते हैं स्टाफिंग। ओके, तो आज हम नियुक्तिकरण और स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नियुक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्टाफिंग भी बोलते हैं। स्टाफिंग से समझ में आ रहा होगा आपको, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफ और इंग यानी कि आप जब किसी को अपने स्टाफ में इन करते हैं, जब आप किसी को अपने स्टाफ में भर्ती करते हैं, किसी को अपने स्टाफ के अंदर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं नियुक्तिकरण। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं नियुक्तिकरण क्या होता है, क्या अर्थ है नियुक्तिकरण का, नियुक्तिकरण आखिरकार है क्या। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे नियुक्तिकरण सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने स्टाफिंग भले बहुत बार सुना होगा आपके करंट सिनेरियो में, अपनी डेली की लाइफ में, ठीक है, बट नियुक्तिकरण अब नहीं सुनने के लिए आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज, व्यवसाय अध्ययन बहुत ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, बट डोंट वरी, बोरिंग नहीं बनना है। मैंने आप लोगों के लिए बीएसटी की क्लास लाने का मेरा मेन मोटिव यही है। मैंने देखा है कि आप लोग क्या करते हैं, अपनी बीएसटी की बुक लेंगे, उसमें से सिर्फ एमसीक्यूज लर्न करते हैं। ठीक है, वो भी रोट लर्निंग करेंगे, रट रट के पढ़ लिया। उसके अलावा आपकी जो हेल्पिंग बुक आती है, आपके रिफ्रेशर्स हो गए या आपके सॉल्व पेपर वाली जो बुक आती है, आप उसमें से क्या करते हैं, सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि सारे के सारे लघु क्वेश्चन, सारे के सारे दीर्घ क्वेश्चन ऐसे रट लेते हैं कि अच्छा ये है, ये है। जबकि बच्चों, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ स्टडीज। देखिए, जो आप ऐसे रट के याद करते हैं, रॉट लर्निंग करते हैं, ये सिर्फ आपके माइंड में रहेगा 2 दिन। जब से आप याद करेंगे तब तक आप अपने एग्जाम में नहीं जा सकते। बट अगर आप किसी चीज को समझ के, अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे और आप फिर अपनी भाषा में लिख के आएंगे अपने एग्जाम में, और कहीं ना कहीं आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने करंट की लाइफ में भी आसपास देखेंगे, तो वो आज का आपका पढ़ा हुआ आपकी पूरी लाइफ में, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आप अभी पढ़ रहे हैं और आगे चल के आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, उस फील्ड में बिजनेस हर जगह क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। बिजनेस हर जगह होता है। चाहे आप अपनी एक छोटी सी ब्रेड खरीदने जाएं, चाहे आप बहुत बड़ी बीएमडब्ल्यू खरीदने जाएं, हर जगह बिजनेस एग्जिस्ट करता ही करता है। तो बिजनेस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि जिसको आप सिर्फ रट के याद करें, जिसमें आपके टीचर्स ने कहा, आपके मेंटर्स ने कहा, बेटा ये पार्ट 1 से 5 तक के जितने भी एमसीक्यूज है सबको याद कर लो, पार्ट 1 से 10 तक के जितने भी लघु क्वेश्चन है सबको याद कर लो। ये सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स पढ़ने वाला नहीं है, याद करने वाला बिल्कुल नहीं है। ये सब्जेक्ट है आपको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है, एक्चुअल में व्यवसाय होता क्या है। ठीक है, व्यवसाय कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे, आज मैंने आपके कुछ टाइम में ले रही हूँ, बट इसको इसलिए बता रही हूँ, अभी भी आप मेरे साथ पार्ट 6 पे पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तो रटने से पहले अपने पूरे वो ग्रंथों जैसी किताबों को बहुत ज्यादा रटने से पहले ये छोटी छोटी वीडियोस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि आपको बिजनेस जैसा सब्जेक्ट बोझ ना लगे। ठीक है, तो आज की क्लास अब शुरू करते हैं। यहाँ से इतना आज के लिए काफी था मेरा आपको हेल्प करना। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि खास तौर से ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ मैंने बहुत ज्यादा देखा है, जहाँ पे उनके जो टीचर्स होते हैं उनको ज्यादा सिंसियर तरीके से, बहुत केयरिंग तरीके से नहीं लेते हैं, बस उन्हें बता दिया और कह दिया कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वो एक सही तरीका नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक आप बिजनेस नहीं जान लेंगे, तब तक आप स्टाफिंग कैसे कर लेंगे, यही वाली बात है। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे स्टाफिंग के बारे में।
इसके पहले के 5 चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को तुरंत क्लियर करूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले कि नियुक्तिकरण क्या है, नियुक्तिकरण की क्या परिभाषा होती है, क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या होता है नियुक्तिकरण। ठीक है सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे, मैंने आपके लिए इसका मीनिंग की जगह सीधा यही लिख दिया है। एक बार मैं अपने कैमरा को सेट कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, इट्स डन। अब विजिबल हो रहा होगा स्टाफिंग एंड अपॉइंटिंग। स्टाफिंग फिर भी थोड़ा सा नहीं विजिबल हो रहा है, बट इट्स ओके, समझ लीजिएगा, मैं बता भी रही हूँ आपको बोल के। बाकी अपॉइंटिंग तो आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इस बार मैंने सीधा आपको अर्थ नहीं लिखा है, यही लिखा है नियुक्तिकरण क्या है, क्योंकि ऐसे ही सीधा क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट भी आ सकता है, यानी कि अति लघु भी आ सकता है, इससे लघु भी आ सकता है और दीर्घ भी आ सकता है। और अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप सभी के आंसर गारंटेड मैं देती हूँ आपको। आप खुद लिख के आएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है, नियुक्तिकरण के अति लघु अलग, लघु अलग, दीर्घ अलग, इन सबको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप ही क्वेश्चन दिमाग में खुद ही बन जाएंगे आंसर। अगर मैं पूरा पढ़ा दूंगी और इसके अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको देती हूँ, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर इतने अच्छे से देंगे कि शायद ही कोई दे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। नियुक्तिकरण क्या है, मैंने क्या कहा कि मैंने इस बार अर्थ नहीं लिखा है, सीधा आपको क्या कहा है, टॉपिक ही दे दिया है कि नियुक्तिकरण क्या है। क्या है नियुक्तिकरण, आखिरकार क्या होता है नियुक्तिकरण, तो जानते हैं नियुक्तिकरण क्या होता है। देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट से पढ़िए, फिर मैं आपको अपनी ऑन लैंग्वेज में बताऊंगी कि नियुक्तिकरण एक्चुअल में क्या होता है। नियुक्तिकरण का अर्थात, नियुक्तिकरण अर्थात क्या होता है, नियुक्त प्लस करण। नियुक्त का मतलब क्या है, यहाँ पे नियुक्तिकरण का अर्थ होता है नियुक्त करना। नियुक्त करना मतलब किसी को रखना। यहाँ नियुक्त का अर्थ हुआ काम पर लगाना। क्या अर्थ हुआ यहाँ नियुक्त का, किसी को कहीं पे काम पर लगाना। अतः यह एक प्रक्रिया है, यानी कि नियुक्त करना भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, एक काम है, बहुत जरूरी काम है बल्कि नियुक्त करने की। और इसको क्या कहते हैं हम, प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है, नियुक्त करने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, लोगों को, किसी पर्सन को नियुक्त करने की प्रक्रिया है। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियुक्तिकरण को स्टाफिंग भी बोलते हैं और अपॉइंटिंग भी बोलते हैं। आज के टाइम में आपने स्टाफिंग और अपॉइंटिंग बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अपनी भाषा में। तो नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है, नियुक्तिकरण का मतलब होता है नियुक्त करना। नियुक्तिकरण का अर्थ होता है किसी को नियुक्त करना, अपने यहाँ काम पर लगाना। ठीक है, अब आपने जितने भी चैप्टर अभी हमारे साथ पढ़े थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, नियुक्तिकरण से पहले क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, बताइएगा, जल्दी से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमने एक बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ, सॉरी कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश में ही आ जाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियोजन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 काम था हमारा, जैसे मैंने कहा था प्लानिंग सबसे नंबर 1 वर्क होता है, जिसको अगर हम करते हैं, नियोजन करते हैं। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है हमारा, क्योंकि योजना नहीं बनाएंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कहाँ से बिजनेस जनरेट होता है, प्लानिंग करने से ही बिजनेस जनरेट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम संगठन करते हैं। संगठन में क्या होता है, जो भी हमने प्लानिंग की है उस चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग की थी, कब क्या कैसे करना है, किससे करना है, तो उन सब चीजों को लाके संगठन में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर संगठन के बाद क्या करते हैं, अब हम नियुक्तिकरण करते हैं। तो नियुक्तिकरण क्या है, हमारा थर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत जरूरी काम है जो हम अपने एक व्यवसाय के अंदर करते हैं। हमने प्लानिंग बना ली कि हमें कब क्या कैसे करना है, कौन सा काम करना है। ठीक है, फिर हमने सब प्लान करने के बाद सोच लिया सामानों को इकट्ठा करेंगे, लैंड लाएंगे, जमीन लाएंगे, मशीन लाएंगे, वर्कर लाएंगे, इन सबको संगठित कर लेंगे अपने संगठन के अंदर। फिर इसके बाद करेंगे हम नियुक्तिकरण, यानी कि प्लान बना लिया, चीजों को इकट्ठा कर लिया, अब चीजें इकट्ठी हो गई तो अब हम जो वर्कर हमारी कंपनी में, हमारी फैक्ट्री में वर्क करेंगे, चाहे वो एक पढ़ा हुआ वर्कर हो, कोई पढ़ा हुआ मजदूर हो, काम करने वाला हो, या फिर अनएजुकेटेड मजदूर हो, उन सभी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे नियुक्त करना शुरू करेंगे।
हर एक पर्सन को नियुक्त करने के पीछे क्या देखा जाएगा, चाहे वो पर्सन पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, दोनों को नियुक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को करना पड़ता है। ठीक है, अब ये नियुक्तिकरण हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। किस लिए नियुक्त करते हैं, जो भी हमें काम उनसे कराना होता है उसके बिहाफ पे हम उन्हें नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं कि ये मिस्टर ए है, इनकी ये कंपनी है। ठीक है, अब ये मिस्टर ए है, ये इनकी कंपनी है जिसको इन्होंने अभी ओपन किया है। अब इन्हें अपने यहाँ कंपनी तो खोल लिया, अब इन्हें वर्कर्स चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, टेलीकॉलर चाहिए, ठीक है, एंड एक पियोन भी चाहिए, सोन सोन बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है क्योंकि न्यू फैक्ट्री खुली है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इन सब की क्वालिफी और ये तीन लोग इन्हें इस तरीके के चाहिए। अब क्या करेंगे ये लोग, नियुक्तिकरण शुरू करेंगे मिस्टर ए, किस चीज के लिए, क्योंकि इन्हें एक पियोन भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए और टेलीकॉलर भी चाहिए। अब ये तीनों के लिए क्या करेंगे, ये तीनों की अलग अलग क्वालिटी देखेंगे, कि तीनों की अलग अलग स्किल्स देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे कि वो कितना, उनका परिशिक्षण कैसा है, क्या पढ़े लिखे हैं। अकाउंटेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, एक लेखा शास्त्रक के लिए कि उसने अकाउंटेंसी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उसने अकाउंट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ठीक है, उसको अकाउंट्स की क्वालिटी देखेंगे, उसके अंदर उसकी स्किल्स देखेंगे कि वो अकाउंट्स के बैकग्राउंड से है या नहीं है। अगर पियोन चाहिए तो वहां पे अगर वो बिना पढ़ा हुआ इंसान भी होगा तो कहीं ना कहीं वो भी हम उसे भी नियुक्त कर सकेंगे, क्योंकि हमें वो एज अ पियोन चाहिए, यानी कि एक चपरासी के तौर पे चाहिए। अगर टेलीकॉलर चाहिए, यानी कि जो फोन करके हेलो हाय करते हैं कि ये हमारी कंपनी है, तो उसके लिए वो उसकी अलग अलग स्किल देखेंगे कि क्या वो बात करना उसे आता है, हर तरीके से बात कर लेता है जिस जिस तरीके से उन्हें चाहिए। तो नियुक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि जिस भी काम के लिए हमें किसी इंसान की आवश्यकता होती है, हम उसको उसके प्रशिक्षण और उसके अनुभव के बिहाफ पे हम उसे क्या करते हैं, अपने यहाँ नियुक्त करते हैं। तो नियुक्तिकरण का मतलब आप लोगों को समझ में आया बहुत अच्छे से। नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी को अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फर्म के अंदर काम पर लगाना, सीधी सरल भाषा में कहते हैं काम पर लगाना ही नियुक्तिकरण होता है। अब इसके बाद जानेंगे नियुक्तिकरण, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टाफिंग को ही नियुक्तिकरण कहते हैं और लोगों को अपने यहाँ हायर करना ही नियुक्तिकरण में आता है। अब हम जानेंगे नियुक्तिकरण करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या महत्व होता है नियुक्तिकरण का। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं नियुक्तिकरण के महत्व। अब हम जानेंगे नियुक्तिकरण का महत्व, कि आखिरकार नियुक्तिकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, किस लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है और ये कहाँ क्या क्या रोल प्ले करता है। तो नियुक्तिकरण के महत्व में समझिएगा ध्यान से, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, नियुक्तिकरण आखिरकार क्यों किया जाता है, क्या होता है, ये हमने बता दिया। इसको करने के पीछे का महत्व क्या है, मोटिव क्या है, क्या मिलता है इसे करने से। तो उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक, क्योंकि किस लिए जरूरी होता है कि जो भी हमारे फर्म के, हमारी कंपनी के उद्देश्य होते हैं कि हमें इतनी सेल करनी है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है और हमें अपने प्रोडक्ट की सब डिमांड को पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं। इसीलिए हमें नियुक्तिकरण आवश्यक होता है हमारे लिए। रोजगार की प्राप्ति एवं जीवन स्तर में सुधार डालता है नियुक्तिकरण, यानी कि जो लेबर्स, जो वर्कर जिनके पास काम नहीं होता है, अगर हम ऐसे वर्कर्स और लेबर को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं काम के लिए, तो उससे क्या होता है, एक तो उनको रोजगार मिल जाता है ताकि उनका भी घर अच्छे से चले, उनका भी भला हो, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ें खाएं रहें, और साथ ही साथ उनके जीवन के स्तर में भी सुधार आता है। क्योंकि जब हम किसी को अपने यहाँ नियुक्त करेंगे, काम करवाएंगे उससे, फिर उसको उसकी सैलरी देंगे, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत बड़ा सुधार भी आएगा, उसके जीवन के स्तर में बहुत सारे बदलाव भी आएंगे। फिर क्या है, कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए भी होता है ये, क्योंकि जैसे कि कभी कभी हम अपनी कंपनी में, कभी कभी क्या नहीं, अधिकतर हम अपने कंपनीज में क्या करते हैं, पहले से ही कह देते हैं लोगों को, अपने कस्टमर्स को, कि हम इतने दिन तक आपका प्रोडक्ट आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आपको दे देंगे। तो उस समय को उसको समय से पहले खत्म करने के लिए, अपने स्टेटमेंट पे सही साबित होने के लिए हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं, लोगों को अपने यहाँ नियुक्त करते हैं काम कराने के लिए, कि आइए आप हमारे साथ काम करिए, जिसके बदले हम आपको कुछ वेजेस देंगे, कुछ मजदूरी देंगे और हमारा भी काम टाइम पे पूरा हो जाएगा। इसीलिए हम नियुक्तिकरण करते हैं। ठीक है, श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग, यानी कि लोगों को, जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं,
उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए, क्योंकि मशीन्स तो अपनी जगह काम करती ही करती हैं, पर बहुत से ऐसे काम ऐसे भी होते हैं जिनको मशीन नहीं कर सकते, जिसको आप श्रमिकों से ही कराएंगे। इसीलिए श्रम शक्ति ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम कर सके, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं। फिर क्या है, विभिन्न तकनीकों का ज्ञान व कला का उपयोग करने के लिए, क्योंकि जैसे कि कंप्यूटर होते हैं, आखिरकार कंप्यूटर को चलाने के लिए भी एक इंसान चाहिए होता है, एक पर्सन चाहिए ही होता है ना। तो इसीलिए काफी सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करने के लिए और कला का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण करते हैं। देखिए मेरे हाथ में इतना सारा रेड पेन का इंक लगा हुआ है, कब पता नहीं छूटेगा ये। ओके, तो ये थे हमारे नियुक्तिकरण के महत्व। तो 5 महत्व, बहुत अच्छे महत्व हैं, ध्यान से एक बार फिर से बता देती हूँ, सुनिएगा। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी कि हमारा जो भी उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हम नियुक्तिकरण करते हैं। रोजगार के प्राप्ति और जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए करते हैं। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए करते हैं। श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए करते हैं। और विभिन्न तकनीक, ज्ञान व कला का उपयोग करने के लिए करते हैं। तो ये था हमारे नियुक्तिकरण के महत्व। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे महत्व हैं। ठीक है, आज मैं एक नया मार्कर यूज कर रही हूँ, ग्रीन मार्कर, जो मुझे एक तरीके से गिफ्ट में मिला है आज। ओके, सो अब हम जानेंगे नियुक्तिकरण की विशेषताएं। ओके, क्या होती है नियुक्तिकरण की विशेषताएं, जानते हैं। अब हम जानेंगे नियुक्तिकरण की विशेषताएं। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता क्या है हमारी, जन केंद्रित, कि ये एक जन केंद्रित है। जन केंद्रित इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे ये लोगों के बारे में सोचते हैं, यानी कि यहाँ पे उनके पास कुछ बल्क्स में, कुछ नंबर में क्या होते हैं, वर्कर आते हैं, कुछ नंबर्स में उनके पास मजदूर आते हैं कि आप हमारे पास काम नहीं है, आप हमें कुछ काम दे दीजिए। ठीक है, तो उसी के लिए ये उनमें से सिलेक्टेड लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को अपने पास नियुक्त कर लेते हैं, ताकि उनका भी घर चल सके और साथ ही साथ आपके जो कंपनी और फैक्ट्रीज में वर्क है वो भी पूरा हो जाए। इसीलिए इसको जन केंद्रित कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों के भले के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे यहाँ रोजगार नहीं होगा, अगर हम नियुक्तिकरण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं होगा तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रोजगार ना होने की वजह से उन्हें रात को भूखा भी सोना पड़ता है। तो इसीलिए इसको जन केंद्रित भी कहा जाता है। तो समझ में आया इसका विशेषताएं क्या थी इसकी। एक विशेषता नंबर 1 थी इसकी, ये जन केंद्रित है। फिर क्या है, एक पृथक प्रबंधकीय कार्य है। एक पृथक प्रबंधकीय कार्य क्यों कहा गया है, क्योंकि ये भी हमारा प्रबंधकीय प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है, प्रबंधकीय प्रक्रिया में शामिल की जाती है। इसीलिए इसको एक पृथक, यानी कि एक अलग प्रबंधकीय कार्य कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे प्रबंधन में ही आती है। नियुक्तिकरण हमारे प्रबंधन के अंदर ही आता है, जो प्रबंधक करता है। फिर क्या है, व्यापक क्षेत्र, यानी कि नियुक्तिकरण कोई छोटे स्तर पे नहीं होता है, बहुत बड़ा स्तर होता है नियुक्तिकरण का। जब आप सरकारी कंपनियां देखेंगे, वहां पे वो लोग फॉर्म निकालते हैं, लाखों लाखों में लोगों को भर्ती करते हैं, नियुक्त करते हैं, और सभी का एक स्टेज होता है। उस स्टेज को पूरा करके, उस स्तर को, उन लेवल्स को क्रॉस करके क्या करते हैं, वो नियुक्तिकरण कराते हैं। इसलिए नियुक्तिकरण कोई छोटा नहीं है, बहुत वाइडर टर्म होती है, बहुत बड़ा स्टेज होता है इसका। फिर क्या है, निरंतर सामंजस्य बना के रखना। नियुक्तिकरण हम किस लिए करते हैं, ताकि बराबर कर सके, संतुलन बना के रख सके किसके बीच में, जो हम नए एम्प्लॉयज वर्कर अपने यहाँ लाएंगे और साथ ही साथ जो पुराने वर्कर्स रिटायर हो जाएंगे, उन सबके बीच में एक सामंजस्य बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए हम नियुक्तिकरण करते हैं, और इसीलिए हमें नियुक्तिकरण करना भी चाहिए। ये थी हमारी नियुक्तिकरण की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपने, ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, नियुक्तिकरण के बारे में पढ़ा। अब नियुक्तिकरण को और डिटेल में जानेंगे, और इसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आएगा इसमें आपका। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 2 में क्लास। इसी के साथ आज का हमारा नियुक्तिकरण का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी द कॉमर्शियल, स्टडी वहीं जहाँ कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने पार्ट 2 में।